जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम आने वाले 6 महीनों के अंदर होने वाला है और इसी के साथ आप यूपीएसआई की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो इन दोनों भर्तियों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसके ज़रिए से आप दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए है और 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है और बाकी के 10 प्रश्न मैंने यहाँ पर मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार मैंने इन प्रश्नों का कलेक्शन करके टोटल 40 प्रश्नों के आसपास का ये प्रैक्टिस सेट बनाया है जिसमें आप एक ही वीडियो में दोनों भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हिंदी वर्णक्रम के अनुसार अंतिम वर्ण कौन सा है? यानी हिंदी वर्णक्रम के अनुसार या फिर इसको ही बोल देते हैं हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण कौन सा है। तो देखिए हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला को कैसे लिखते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए जब शब्दकोश के अनुसार हम वर्णमाला को लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर अनुस्वार को लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए अनुस्वार लिखा गया है, फिर उसके बाद अनुनासिक लिखा जाता है, फिर उसके बाद विसर्ग और उसके बाद बाकी के स्वर ऐसे ही लिखे जाते हैं जैसे हम वर्णमाला में आज तक पढ़ते आए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ पर व्यंजनों का क्रम आता है तो यहाँ पर व्यंजन में सबसे पहले क वर्ण आता है और उसके बाद यहाँ पर अक्षय का क्रम आता है। आपने किसी प्रैक्टिस सेट या किसी परीक्षा में ये प्रश्न जरूर देखा होगा कि अक्षय का स्थान वर्णमाला में किस वर्ण के बाद आता है, तो आप उसका जवाब क देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अक्षय का स्थान क के तुरंत बाद आता है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं च वर्ग में देखते हैं च छ ज और देखिए जय वर्ण के बाद किसका स्थान आता है? ज्य का आता है। बेसिकली ये अज्ञे से ज्ञानी आप बोलते होंगे लेकिन ये ज्य बोला जाता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ट वर्ग में आते हैं तो ट वर्ग में दो उच्छिप्त व्यंजन भी होते हैं जिसको अढ़ और अढ़ ये भी बोला जाता है। इनके नीचे बेसिकली ये नुक्ता होता है, ये बिंदी सी होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तय वर्ग में आपका एक और संयुक्त व्यंजन होगा जो कि आपका त्रय होगा। ठीक है। ये त्रय। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए य र ल व और स के बाद यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन सर भी आएगा और इस तरीके से स है यहाँ पर वर्णमाला का जो अंतिम वर्ण हो जाता है वो है हो जाता है। ठीक है। क्योंकि है के बाद जो आता आपका अक्षय आता, अक्षय वहां पर पहुंच गया है ऊपर देखिए। ठीक है। फिर उसके बाद त्रय आता, त्रय यहाँ पर पहुंच गया है। ठीक है। फिर उसके बाद अज्ञा आता, वो जय यहाँ पर पहुंच गया है। उसके बाद सरय आता, सरय यहाँ पर पहुंच गया है। तो इस तरीके से जब हम हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला को लिखते हैं तो उसमें वर्णों का क्रम जो है वो कुछ अलग तरीके से होता है जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? हिंदी वर्ण क्रम के अनुसार अंतिम वर्ण है हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया है। तो चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर किताबों में भी आप इसको गलत कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर आखिर संज्ञा कैसे होती है और बहुत से टीचरों ने इसको पढ़ाया भी नहीं है। ये मैं जानता हूँ, मैं देख कर ही आया हूँ, तो इसलिए आपको मैं आज यहाँ पर समझाऊंगा। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को जानने से पहले आपको अर्थ के आधार पर संज्ञा को जानना होगा। तो देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है जिसमें आपका पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। और ये जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है ये अधिकतर विद्वान इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं। इसलिए प्राचीन हिंदी के अनुसार अगर आपसे संज्ञा पूछी जाए तो 5 प्रकार की होती है, या फिर आपको अर्थ के आधार पर पूछी जाए तब भी 5 प्रकार की होती है। अगर आपसे आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद पूछे जाए तो 3 भेद होते हैं जिसमें आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा और भाववाचक हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे तो आपको जवाब देना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं 3। अब व्युत्पत्ति क्या होता है और ये किस तरीके से 3 भेद होते हैं, चलिए इसको हम अगले पेज पर समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होगी आपकी रूढ़ संज्ञा, दूसरी हो गई यौगिक संज्ञा और तीसरी हो गई योग रूढ़ संज्ञा। बेसिकली ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ आपने शब्दों में भी देखा होगा। जब रचना के आधार पर शब्दों को पूछा जाता है तब ये आपके बताए जाते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक इसी तरीके से व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को भी बांटा गया है जिसमें आपकी रूढ़ संज्ञा हो गई, यौगिक संज्ञा हो गई और योग रूढ़ संज्ञा हो गई।
अब ये कैसे कैसे होती है, चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यौगिक संज्ञा के बारे में बताया गया है। जिस संज्ञा शब्द के दो या दो से अधिक सार्थक खंड किए जा सके उसको यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई शब्द दिया गया है, अगर हम उसको अलग अलग शब्दों में तोड़ते हैं तो वे जो अलग अलग शब्द टूट कर आएंगे वे अपने आप में सार्थक होने चाहिए, वे कोई ना कोई अर्थ प्रकट करने चाहिए, उसको ही यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिया है पुस्तकालय। अब देखिए पुस्तकालय में पुस्तक अलग हो जाएगा, पुस्तक, और यहाँ पर आपका आल्य अलग हो जाएगा, पुस्तक प्लस आल्य। जब हमने इसको अलग अलग किया तो ये दोनों शब्द अलग अलग हो गए। अब देखिए पुस्तक का अपने आप में अर्थ है किताब, और आल्य किताब को रखने वाला या कोई भी घर वगैरह होता है उसको ही आल्य बोलते हैं। तो जहाँ पर पुस्तक रखी जाती है उसको आल्य बोला जाता है। यानी जब हमने इस पुस्तकालय शब्द को अलग अलग खंड किए तो जो दोनों अलग अलग खंड होकर आए हैं उनका अपने आप में अर्थ होता है। जैसे कि यहाँ पर हिमालय, हिम प्लस आल्य, हिमालय भी यहाँ पर एक यौगिक संज्ञा हो गई। ठीक है, चलिए अब अगला प्रकार देख लेते हैं संज्ञा का। यहाँ पर देखिए रूढ़ संज्ञा। अब इसमें देखते हैं रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं। जिन सार्थक शब्दों को या फिर जिन संज्ञा शब्दों को सार्थक खंडों में विभक्त न किया जा सके उनको यहाँ पर रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर लिया है आम। अब देखिए हम आम के टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े तो कर लेंगे, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आ प्लस मैं। ठीक है, अब ये हो गए टुकड़े हो गए, लेकिन क्या आ कोई अपना अलग अर्थ दे रहा है, मैं कोई अपना अलग अर्थ दे रहा है? जी नहीं, बिल्कुल अपना अलग अर्थ नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर ये टुकड़े करने पर अपना अलग अलग अर्थ दे तो वहाँ पर यौगिक संज्ञा होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कोई अलग अलग अर्थ नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये रूढ़ संज्ञा हो गई। यानी जिन सार्थक शब्दों को या फिर जिन संज्ञा शब्दों को तोड़ा ना जा सके उनको ही यहाँ पर रूढ़ संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि बल, मेज, जग, दल इत्यादि। अब देखिए यहाँ पर योग रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं। योग रूढ़ संज्ञा में ऐसे दो या दो से अधिक सार्थक शब्द होते हैं जो किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखिए लंबोदर। अब इसको देखिए लंबोदर जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी छवि बनती है? श्री गणेश जी की बनती है। ठीक है, इसी तरीके से दशानन, दस है आनंद जिसके मतलब 10 सरों वाला, किसके 10 है आनंद, उसका आपका तीसरे वर्ड की ओर इशारा कहाँ जाएगा? रावण पर जाएगा। ठीक है, चक्रपाणी, यहाँ पर देखिए चक्रपाणी यानी कि चक्र को धारण किए हुए है, तो चक्र को धारण किए हुए कौन होता है? आप श्री कृष्ण होता है, तो आपका तीसरे शब्द पर इसका इशारा गया है, तो इसलिए यहाँ पर आपका योग रूढ़ संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये उत्पत्ति के आधार पर आपकी संज्ञा बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा त्रुटि छांटिए, यानी नीचे दिए गए 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों में कोई त्रुटि हो तो उसको छांटिए। अब देखिए इसको पढ़कर देखते हैं। यहाँ पर किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तीनों ही विकल्प बिल्कुल सही है, और चौथा विकल्प यहाँ पर दिया गया है कोई त्रुटि नहीं है, तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर पत्थर को जोंक नहीं लगती, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सबल का शोषण नहीं होता, क्या ये हो जाएगा? जी पता नहीं है अभी तो। ऑप्शन नंबर बी मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, पता नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी दो धुरतों में प्राय टकराव नहीं होता, ये तो इससे बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर डी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये वाला बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। यानी पत्थर को जोंक नहीं लगती, भाई जो हठी आदमी है उस पर, उसको आप कितनी भी कह लो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं है, इसीलिए कह दिया जाता है कि पत्थर को जोंक नहीं लगती। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में योग का दान, इसका आप विग्रह करेंगे योग का दान। ठीक है, तो योग का दान इसका मतलब यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, योग का दान तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बहुत ही प्रचलित पंक्ति है यहाँ पर, इसमें हमको अलंकार बताना है।
तो देखिए इसमें यहाँ पर अलंकार हो जाएगा आपका यमक अलंकार। अब मैं यमक अलंकार की आपको पहचान बताता हूँ। जब कोई एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर बेर आया हुआ है, एक बार ये आ गया बेर और एक बार यहाँ पर ये आ गया बेर। अब इस बेर का अर्थ अलग है और इस बेर का अर्थ यहाँ पर अलग है। क्या है? देखिए तीन बेर, तीन बेर मतलब एक फल है, बेर आपने सुना होगा, तो ये तो हो गया फल को दर्शाता है, बेर मतलब फल, ठीक है। ये वाला बेर तो यहाँ पर फल को बताता है और ये वाला बेर आपको गिनती को बताता है, ठीक है, गिनती। ये वाला बेर आपका गिनती को बताता है। तो तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है, मतलब तीन बेर खाती थी वो और तीन बार खाती थी इसको, इसका कहने का मतलब ये है। तो जब किसी पंक्ति में कोई एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा। अब देखिए वाणी, वाणी का यहाँ पर इसमें कौन सा है, बड़ी ई, ठीक है, लास्ट में से हमने बड़ी ई उठा लिया प्लस, और इसमें शुरू में क्या है, ओ, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, आपने संधि के नियम पढ़े होंगे, तो यहाँ पर ये बन जाएगा ई प्लस ओ बनेगा तो यो बन जाएगा। तो यो देख लीजिए यहाँ पर कहाँ है, वाण यो, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें ये है वाणिये चित्ते, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें वाणोचित्ते, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें यह पे दो मात्रा आनी चाहिए थी जैसे कि हमने यहाँ पर दी है, ठीक है। तो यह तो प्रश्न ए सही होगा या फिर बी सही होगा, मतलब सी सही होगा। अब देखते हैं कौन सा सही होगा इनमें। वाण यो चित्त, और सी इसमें क्या है, वाणो चित्स। तो यहाँ पर चित्स तो यहाँ पर कोई है नहीं, इसमें बाद में चित्स दिया गया है, ये वाला भी अपने आप में ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर ये कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है, ठीक है। जब भी आपका यह से पहले कोई आधा वर्ण आ जाए तो वहाँ पर यण संधि होती है। देखिए यहाँ पर यह से पहले आधा वर्ण आया है, ये इसकी बेसिकली कुछ पहचान होती है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वाणी औचित्य। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चौकी का तत्सम रूप क्या होगा। तो देखिए चौकी का तत्सम रूप क्या होगा, चौकी का तत्सम रूप होगा यहाँ पर चतुष्पादी का, ठीक है, चतुष्पादी का इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, हिंदी शब्दकोश के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा पहले स्थान पर आएगा। यानी हमको यहाँ पर इनका वर्ण विन्यास करके देखना होगा, तभी हम इसको यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा शब्द पहले आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो को पॉज करके इनका वर्ण विन्यास करके दिखाता हूँ पहले आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनका वर्ण विच्छेद कर लिया है। अब देखिए वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ण से वर्ण को अलग करना है और स्वर को अलग करना है, ठीक है। तब यहाँ पर आपके अलग अलग वर्ण हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क को अलग किया, यानी अब यहाँ पर क आधा हो गया। और जब यहाँ पर कोई भी वर्ण आधा लिखा जाता है तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। अब देखिए क से ए को अलग किया, क प्लस ए। फिर उसके बाद अक्षय का, आप देखिए अक्षय में से क प्लस से प्लस अ, इससे यहाँ पर आपका अक्षय बनता है, मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था, ठीक है। तो हमने इसका यहाँ पर वर्ण विच्छेद कर लिया। ठीक इसी तरीके से हमने इसका क प्लस ए प्लस ख प्लस अ, यहाँ पर इसका भी हमने वर्ण विच्छेद कर लिया, ठीक है। इन सभी का हमने वर्ण विच्छेद कर लिया। अब देखते हैं कि वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सबसे पहले अक्षर से देखते हैं, यहाँ पर देखिए पहला वर्ण कौन सा है इसमें, क। कैसे तो हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि सभी में कॉमन है, तो इसको यहाँ पर काट देते हैं। उसके बाद दूसरा वर्ण देखते हैं, यहाँ पर ये इसमें ए कॉमन है, इससे भी हमें पता नहीं चलेगा, इसको भी यहाँ पर काट देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए क, इसमें ख है, इसमें ग है और इसमें ब है। अब देखिए क ख ग ब, इन चारों में से सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क आएगा, यानी इसको हम एक नंबर दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क के बाद कौन सा आता है, इन तीनों में देखते हैं क ख ग, क के बाद आता है आपका ख, तो यहाँ पर दो नंबर पर आएगा ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क ख ग, तीसरे नंबर पर आता है आपका ग, ठीक है। और चौथे नंबर पर ये आपका ब हो जाएगा, ठीक है। तो शब्दकोश के अनुसार इनमें से सबसे पहला जो आएगा वो कक्षा आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा आपका कखा, और तीसरे नंबर पर आएगा कगा, और चौथे नंबर पर आएगा आपका कबीर। तो इस तरीके से अब अगर आपको कोई भी शब्द दिया जाए तो उसको आपको वर्ण विच्छेद करके ये पता लगा लेना है कि वर्ण
शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला में उसका कौन सा स्थान है, या फिर वह कौन सा उनमें से पहले आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की यहाँ पर आपका देशज शब्द हो जाएगा। देशज शब्द कौन कौन से होते हैं जो आपकी लोकल लैंग्वेज से उठकर हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं? जैसे कि आपका लोटा, डंडा इत्यादि जो शब्द होते हैं, जो खड़ी बोली में बोले जाते हैं, वो यहाँ पर आपके देशज शब्द होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, अध का विलोम है, यानी अध का विलोम इन चार ऑप्शन में से कौन सा है? अब देखिए, पूर्ण का विलोम यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण का हो जाएगा यहाँ पर विलोम रिक्त। ठीक है, रिक्त, और रिक्त का उल्टा होता है यहाँ पर पूर्ण, इसका विलोम। उसके बाद यहाँ पर शब्द है रिक्त, रिक्त का पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका है समाप्त, समाप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रारंभ होता है। ठीक है, आरंभ भी बोल देते हैं या फिर आपका प्रारंभ भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दे गए ऊपरी, ऊपरी का विलोम हो जाएगा यहाँ पर अध। ठीक है, अध का विलोम क्या हो जाएगा? ऊपरी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अब देखिए, अंश, अंश माने होता है आपका हिस्सा। ठीक है, इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, और इस अंश का होता है यहाँ पर कंधा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस आपको यहाँ पर इन दोनों सह से ही इसकी पहचान कर सकते हैं। बड़ा सह होगा तो आपका हिस्सा हो जाएगा, और छोटा सह होगा तो यहाँ पर आपका कंधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर धूसर का पर्यायवाची होगा। अब देखिए, धूसर का पर्यायवाची होता है आपका बेसर। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलग अलग पर्यायवाची भी होते हैं बेसर के, जैसे कि गर्दभ। ठीक है, गर्दभ भी इसी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन नंबर ए आसन भूत, ऑप्शन नंबर बी संदिग्ध भूत, ऑप्शन नंबर सी सामान्य भूत, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भूत। अब देखिए, यहाँ पर कहा क्या गया है? मैं खाना खा चुका था, यानी ये तो काम को पूरा कर चुका था, खा चुका था, इसका मतलब पूर्ण भूत, इसने तो पूरा काम कर दिया था अपना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भूत। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो देखिए, विराम चिन्ह का प्रकार कौन नहीं है? देखिए, निर्देशक, ये तो विराम चिन्ह होता है, इसका चिन्ह भी आपका ये होता है। ठीक है, उसके बाद है लाघव, लाघव भी एक विराम चिन्ह होता है, ये ऐसे होता है। बेसिकली इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? जब कोई अक्षर हमको शॉर्ट में लिखना हो, जैसे हमें पंडित लिखना है, तो पंडित ऐसे लिख के ऐसे इसके आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, तो ये आपका काम कर देता है। ठीक है, तो लाघव चिन्ह होगा, ये भी आपका विराम चिन्ह होता है। उपदेशक चिन्ह, ये आपका उपदेशक विराम चिन्ह नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि आपका ये विवरण चिन्ह होता है, ये आपका किसी भी चीज़ को विवरण देने के लिए किया जाता है, ये इसका चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? अब देखिए, इसमें सही शब्द की हमें चुनाव करना है। स्वतंत्र होता है? जी नहीं। स्वातंत्र्य, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, स्वातंत्र्य, यहाँ पर जो त्रय होता है वो आधा होता है। ठीक है, इसकी पहचान आपको बता रहा हूँ, स्वातंत्र्य जो त्रय होता है वो आधा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर निस्दिन बरसत नैन हमारे, यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, निस्दिन बरसत, पहले तो ये बरसत होगा, और यहाँ पर नैन छूट गया है। ठीक है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है? अब देखिए, इस पंक्ति में यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। आप देखिए, निस्दिन बरसत नैन हमारे, ठीक है, ये यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। अब यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको यहाँ पर ए करके अभी शुद्ध किया है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। तो देखिए, करण कारक की पहचान कैसे होती है? आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो करण की पहचान चिन्ह क्या होती है? से। तो आपको अनिश्चयवाचक तो यहाँ पर सभी में दिया गया, किन्हीं को, किन्हीं, 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 देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर से और इसकी पहचान कर लेनी है किन्हीं से, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किन्हीं से। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। अब देखिए, खूंटी शब्द का जो बहुवचन रूप होगा
वो यहाँ पर खूंटिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खूंटियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। अब देखिए ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे, जहाँ पर इसमें ठठेरा में एरा प्रत्यय लगा है तो यहाँ पर इन कर देंगे, ठठेरिन। ठीक है, एरा का इन कर देंगे, ठठेरिन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ठठेरिन। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार को 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इनकी एक कीर्ति थी मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध। इनको मुक्तिबोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 में मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा को भी यहाँ पर 1961 में इनकी कीर्ति भूले बिसरे चित्र के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर अमृतलाल नागर। इनको यहाँ पर 1967 में इनको यहाँ पर इनकी एक कीर्ति थी अमृत और विष, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, अमृत और विष। ठीक है, अमृत और विष के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1967 में मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मन्नू भंडारी। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। मन्नू भंडारी की एक रचना थी एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी। इसके लिए इनको 2008 में व्यास सम्मान मिल चुका है। ठीक है, एक कहानी यह भी, ये किनकी थी, मन्नू भंडारी की, और इनके लिए इनको व्यास सम्मान 2008 में मिल चुका है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मानसरोवर किसकी रचना है। तो देखिए अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसकी जो 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, मानसरोवर किसकी रचना है। तो मानसरोवर यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, खूंटियों पर टंगे लोग, ये किसकी रचना है। तो खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, और इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार इस कीर्ति के लिए इनको मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर अज्ञे जी है। अज्ञे को यहाँ पर इनकी एक रचना का नाम मैं बता देता हूँ, आंगन के पार द्वार। ठीक है, आंगन के पार द्वार। ठीक है, ये अज्ञे जी की रचना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन्होंने ही खूंटियों पर टंगे लोग उपन्यास को लिखा था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया को पहचानना है यहाँ पर। तो देखिए अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के पहचान के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें आपको क्या करना होता है कि जो क्रिया शब्द होता है उनसे पहले क्या का प्रयोग करना होता है, यानी क्या वर्ड को यहाँ पर लगा के देखना है। अगर जवाब मिल जाए हाँ तो आपकी होगी सकर्मक क्रिया, और अगर आपको कोई जवाब न मिले तो वहाँ पर आपकी क्रिया होगी अकर्मक। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं सोता हूँ। अब देखिए इसमें क्रिया शब्द कौन सा है, सोना। ठीक है, अब इससे पहले हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, मैं क्या सोता हूँ। तो कोई जवाब मिला, मैं क्या सोता हूँ, इसका तो कोई जवाब नहीं मिला, तो इसका मतलब अकर्मक क्रिया इसी में हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे आगे देखते हैं, मैं, अब इसमें क्रिया शब्द कौन सा है, पीता। ठीक है, पीना होता है ना, तो पीना से ही बना है पीता। तो मैं क्या पीता हूँ, अब इस पीना से पहले हमने क्या वर्ड लगाया, मैं क्या पीता हूँ। तो कुछ ना कुछ आपको जवाब मिलेगा, भाई आप पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, ठंडा पीते हैं, कुछ ना कुछ तो आप पीते होंगे आपको, यानी यहाँ पर जवाब मिल गया क्या लगाने से। मैं क्या पीता हूँ, मैं ठंडा पीता हूँ। ठीक है, मैं चाय पीता हूँ। तो ये तो आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया, आपको जवाब मिला तो सकर्मक क्रिया। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, उसने पीटा। अब इसमें पीटा है ना, पीटना, इससे पहले हमको क्या लगाना है यहाँ पर, तो उसने क्या पीटा। तो इसमें भी हमको यहाँ पर जवाब मिल गया, भाई उसने क्या पीटा, उसने गधा पीटा, बंदर पीटा, कुत्ता पीटा, कुछ तो पीटा होगा ना। यहाँ पर हमको जवाब मिल गया, तो ये भी आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसने खाई, अब इस खाई से पहले हमको क्या लगाना है, उसने क्या खाई। उसने क्या खाई, रोटी खाई, कुछ ना कुछ तो खाई होगा, उसने रोटी खाई। इसका भी हमको जवाब मिल गया, ये भी सकर्मक क्रिया है। यानी ये नीचे के तीनों ऑप्शन जो है आपके सकर्मक क्रिया के हैं, और ये आपका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन अकर्मक क्रिया वाला। सकर्मक और अकर्मक को पहचानने की ट्रिक आप यूज़ करके आप बड़ी आसानी से सकर्मक और अकर्मक को पहचान सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, एक छंद में प्राय कितने चरण होते हैं।
तो देखिए एक छंद में प्राय चरण होते हैं आपके चार, चार चरणों में आपका छंद होता है। लेकिन आपका कुंडलिया और छप्पे ये दो ऐसे छंद है जिसमें आपके छः छः छंद होते हैं। कुंडलिया और छप्पे में छः छंद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, कृपण का सही वर्ण विच्छेद होगा। अब देखिए मैंने आपको अभी पीछे सिखाया है वर्ण विच्छेद करना, इसका भी यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए ये क और री ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, सबसे पहले यहाँ पर एक जगह दे दी है। अब देखिए क प्लस री प्लस प प्लस अण, अब देखिए ये गलत क्यों हो गए, क्योंकि देखिए क के नीचे यहाँ पर हलंत नहीं लगा है, प के नीचे भी यहाँ पर हलंत नहीं लगा है, ठीक है, और अण के भी पीछे यहाँ पर हलंत नहीं लगा है, और उसमें से तो एस वर्ग को भी अलग नहीं किया है, तो ये वाला भी यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, ऊपर के दोनों गलत हो गए। अब देखिए क इसमें यहाँ पर हलंत नहीं लगा, ये भी गलत, ठीक है। अब देखिए क इसमें हलंत लगा है, सही है। री री एक स्वर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प के नीचे हलंत लगा है, फिर इसमें से ए को अलग किया, बिल्कुल सही। उसके बाद अण अण के नीचे हलंत लगा है, इसमें से ए को अलग किया। अब इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृपण का वर्ण विच्छेद ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है। अब देखें यहाँ पर भी मैंने टाइपिंग मिस्टेक बहुत कर रखी है आज, ठीक है। ये यहाँ पर पानी लिख लीजिए, पानी, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, ये रैदास जी की है। इनको ही रविदास के नाम से भी जाना जाता था, और ये मीराबाई जी के गुरु थे, ठीक है। रैदास कौन थे, मीराबाई के गुरु थे। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है। अब देखिए प्रत्येक जो है ये प्रत्येक बोधक हो जाएगा, तो प्रत्येक में आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक विशेषण। दूना, अब देखिए दो गुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, ये जितने भी गुना में होते हैं ये आपके आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। आवृत्तिवाचक, इसको आपको ध्यान रखना है, आवृत्तिवाचक, ठीक है। जब भी आपके गुने में हो, एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, ये सभी आपके आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीन, अभी देखिए एक दो तीन, दो तीन चार, हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं ना, गिनती कर रहे हैं, तो इनको बोल देंगे यहाँ पर गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक, ठीक है, गणनावाचक विशेषण। उसके बाद यहाँ पर देखिए चारों, चारों यहाँ पर ये आपका समूहवाचक या समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जब कोई ग्रुप में होते हैं ना ये चारों व्यक्ति, ये चारों लड़के एक ग्रुप बनाए रखते हैं, एक समुदाय बनाए रखते हैं, तो उसको यहाँ पर समुदायवाचक विशेषण कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ये सत्य लिखा गया है, यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। असत्य कथन इसमें हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर, व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो देखिए मैं अभी आपको ये प्रश्न हल करा दूं, इसके बाद मैं आपको एक खाली पेज पर ले जाऊंगा, और ये सघोष और अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण, इनको याद करने की मैं आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, आज तक आपने पूरे यूट्यूब चैनल पर या फिर पूरे ऑफलाइन में बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। ये ट्रिक मैंने खुद बनाई है और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये याद भी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इनकी याद करने की बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। समस्त स्वर सघोष ध्वनि होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। सभी विसर्ग सघोष होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए मैं आपको इनको याद करने की ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताता हूँ। तो देखिए आपने यहाँ पर वर्गीय व्यंजन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपका ये पहला वर्ग होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, मैंने इन पर यहाँ पर नंबर भी लिख दिए हैं। अब देखिए आपको सघोष को याद करने की ट्रिक क्या है। तो देखिए सघोष को याद करने की ट्रिक मैंने यहाँ पर बनाई है, एक आपको बेसिकली गाना सा गाना होगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा। देखिए तीन और चार और पाँच सघोष में कौन कौन से आते हैं, ये वाले आते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी बाद के लगातार के तीन चार पाँच आते हैं। और उसके बाद आते हैं य, ल, व, र, यानी ये अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये भी आपके सघोष में आते हैं। उसके बाद ये आता है आपका है भी इसी में आ जाता है सघोष में। और बाकी जितने भी स्वर होते हैं 11 के 11 में 11 स्वर भी इसी में आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, आपको एक गाना गाना होगा बेसिकली, जैसे मैं गाऊंगा,
तीन चार पाँच ये लवर, है इसमें सब सवर। ठीक है, ये वाली पंक्ति आपको चलते फिरते उठते बैठते 5-7 बार आप गाएंगे, ये आपके बिल्कुल याद हो जाएंगे। जब भी आपसे सगोश पूछे तो आपको क्या करना है, तीन चार पाँच ये लवर, है इसमें सब सवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सगोश हो जाएंगे। और टोटल सगोश कितने होते हैं, 31 होते हैं, आप इनको देख भी सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए तीन तीन वाला जो है इसमें पांच आपके हो जाएंगे, एक दो तीन चार, और एक इसके नीचे होता है पाँच। पाँच तो इसमें हो जाएंगे, पाँच इसमें, पाँच इसमें, पाँच इसमें, 15 तो ये हो गए, और चार ये हो गए, 15 और चार 19, और एक ये हो गया है 20, और 11 ये हो गए 31। ठीक है, तो टोटल सघोष कितने हो गए, 31। अब आ जाते हैं इसमें अघोष में। अब अघोष को कैसे याद करेंगे, एक दो तीनों से है, बस इतना सा आपको एक वाक्य अपने दिमाग में फिट करना है, और उसको 5-7 बार उठते बैठते चलते फिरते आपको गाना है, ये आपके दिमाग में आ जाएगा। एक दो तीनों से, एक दो तीनों से, एक दो तीनों से, ये तीनों से है ना, ये तीनों से है। ठीक है, एक दो तीनों से है। इस तरीके से आप अघोष को याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सघोष और अघोष को याद करने की ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है। तो देखिए हिंदी अकादमी सलाहकार पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वो 5 लाख रुपए है। ठीक है, तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1986 और 87 में हुई थी। ठीक है, और जो सबसे पहला पुरस्कार मिला था डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। ठीक है, तो सलाहकार सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, 1986-87 में। इसमें इनाम की राशि कितनी मिलती है वर्तमान में, 5 लाख रुपए। और सबसे पहले किसको मिला था, डॉक्टर रामविलास शर्मा को। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, परिवर्तन और परिवार में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए परिवर्तन और परिवार में परि उपसर्ग लगा है। ठीक है, उपसर्ग कौन से होते हैं, जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं, और जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं उनको यहाँ पर प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। अब देखिए ये ऐसे ही प्रश्न आ गया जैसे मैंने अभी आपको उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद बताए थे, वो बेसिकली इन्हीं के आधार पर है। ठीक है, अब देखिए यौगिक शब्द क्या है, जिस शब्द को हम तोड़कर दो भागों में बांटे और दोनों भागों से अलग अलग सार्थक शब्द मिले, उनको ही यहाँ पर यौगिक शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए मुरलीधर देखते हैं, मुरलीधर आपका आपका हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ किनको बोलते हैं, जो किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि हमने मुरलीधर का नाम लिया और हमारे दिमाग में क्या आया, मुरलीधर, कौन मुरली को धारण करता है, श्री कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर ये श्री कृष्ण के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पंकज, पंकज में आपका पंक प्लस जय। ठीक है, इसका हमने यहाँ पर दो अलग अलग शब्द कर लिया। अब देखिए पंख का मतलब होता है कीचड़, और जय से मतलब होता है जन्म। कीचड़ में जन्मा हुआ, यानी कीचड़ में कौन जन्मा है, आपका कमल। तो ये भी आपका किसी तीसरे वर्ड की ओर इशारा कर रहा है, तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, तो ये भी आपका योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, पंकज भी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पुस्तक। पुस्तक आपका, पुस्तक के हम दो खंड नहीं कर सकते, दो सार्थक शब्दों में इनको नहीं तोड़ सकते, तो ये आपका हो जाएगा रूढ़ शब्द। ठीक है, पुस्तक क्या हो गया आपका, रूढ़ शब्द। ठीक, और अब आपका है परम औषधि। ठीक है, अब इसको हम जैसे दो अलग अलग सार्थक शब्दों में तोड़ेंगे तो एक हो जाएगा आपका परम, एक हो जाएगा आपका औषधि। परम औषधि, जो परम सबसे ऊंची औषधि है, सबसे अच्छी औषधि है ना, उसको परम औषधि बोलते हैं। तो परम का अर्थ अलग हो जाएगा, औषधि का अर्थ मतलब दवाई हो जाएगा। तो इन चारों में यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, परम औषधि। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी आपकी संस्कृत भाषा हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। मैं हमको देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे कोई प्रश्न पूछा गया है, जी नहीं, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। विषमयवाचक वाक्य, क्या इसमें किसी आश्चर्यजनक बात के बारे में कहा है, जी नहीं, ये भी नहीं है। निषेधवाचक वाक्य, क्या इसमें किसी नकारात्मकता का भाव आया है, इसमें किसी की बात को नकारा गया है, जी नहीं, ये वाला भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इच्छावाचक वाक्य, जी हाँ, इसमें यहाँ पर इच्छा जाहिर की गई है,
ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इच्छावाचक वाक्य। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताइए। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका निर्निमेष। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्निमेष। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी भाव को प्रकट करे। जैसे यहाँ पर मिठास, मिठास जो होता है जब हम उसको खाते हैं तो उसका एक भाव ही हमको पता है, उसको हम हाथ में नहीं रख सकते, देख नहीं सकते, तो एक आपका क्या हो गया, मिठास आपका एक भाव को प्रकट करता है, इसलिए मिठास ही इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा कौन सी है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधिकतर लोग इसको गलत कर देंगे अगर पढ़कर नहीं जाएंगे। तो कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा कौन सी है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में लास्ट का प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, उसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना है।